इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च से बंगाल में 480 सेंट्रल फोर्स का कंपनीज तैनात कर दी जाएगी। 480 कंपनीज सेंट्रल फोर्स का तैनात होना पश्चिम बंगाल में, वो भी जबकि अभी तक डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ है। इलेक्शन का डेट का, तारीख का, समय का, रिजल्ट का, कैंडिडेट का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या ऐलान कर दिया कि 1 मार्च से सेंट्रल फोर्स, वो भी कितना, 480 कंपनीज कहां पे, बंगाल में तैनात कर दी जाएगी। इस बार इलेक्शन कमीशन काफी अच्छे से जो है बंगाल में जो है डेमोक्रेटिक रूप से चुनाव कराने के लिए तैयार है। कैसे? क्या 2021 विधानसभा में डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुआ? क्या 2024 में डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ? क्या इससे पहले जितने भी चुनाव हुए थे, तो क्या वहां पे डेमोक्रेटिक रूप से जो है चुनाव नहीं हुए थे? तो आखिर क्या वजह है कि इतना गंभीर जो है उनको स्टेप उठाना पड़ा इलेक्शन कमीशन को? असम में यह खबर क्यों नहीं आई? दूसरे राज्यों से यह खबर क्यों नहीं आई? आखिर बंगाल से ही यह खबर क्यों आई? यह खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब जो है दोस्तों आपको इतिहास के पन्नों में मिलेगा। आपको 2021 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जब इलेक्शन से पहले किस प्रकार से जो है बूथ पर जाते हुए जो वोटर जा रहे थे, उनको रास्ते में किस प्रकार से रोका गया, इसकी खबर आपको दिया है। तो आप 2021 विधानसभा चुनाव के बीच का जो एक पीरियड था, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, किस प्रकार से दो दल आपस में बंदूक लेकर लड़ते हुए नजर आए, ये आपको बताएगा इतिहास का पन्ना। आपको क्या बताएगा? कॉरपोरेशन चुनाव से पहले किस प्रकार से हिंसा हुई, ये आपको समझाएगा। आपको क्या समझाएगा? पंचायत चुनाव से पहले कैसे जो है दो गुटों के बीच में जो है हाथापाई और बंदूक और क्या क्या नहीं निकला। ये सब घटनाएं जो है आपको साफ साफ दिखाई पड़ती है इतिहास के पन्नों में, और इस चीज को दोबारा ना हो, एकदम से ना हो, इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं यह विचार मन में रख कर जो है इतना बड़ा फैसला लेती है। तो क्या ममता बनर्जी हार जाएगी? तो क्या बीजेपी सरकार आ जाएगी पश्चिम बंगाल में? आखिर इलेक्शन कमीशन का यह स्टेप इतना महत्वपूर्ण कैसे बन जाता है, और क्यों बन जाता है? वजह यह है कि एसआईआर अभी चल चुकी है, हो चुकी है, और दोस्तों बहुत सारे नाम कट चुके हैं। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि जो है इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा एसआईआर की वजह से, वहीं पर टीएमसी का कहना है कि इससे बीजेपी का फायदा होगा। दोस्तों, दोनों ही दल को लगता है कि एसआईआर का जो प्रक्रिया है, इससे बीजेपी को फायदा हुआ है। तो क्या दीदी, क्या राज्य की जो सरकार है, क्या जीतने के लिए प्रयास नहीं करेगी? क्या वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का प्रयास नहीं करेगी? लेकिन उससे भी बहुत जरूरी, जो राजनीति से थोड़ा हटकर है, जो लोकल गुंडे हैं, जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, जो लोकल व्यवसायी है, जिनका चलता है किसके वजह से? सरकार की वजह से, जो करंट सिस्टम है उसकी वजह से। और बीजेपी का इतिहास हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से घटना घटी है दिल्ली में, किस प्रकार से घटना घटी है गुजरात में, किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ अपना तांडव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा निकल जाए, नरेंद्र मोदी जैसा निकल जाए, तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बड़े बड़े व्यवसायी है, जो काले पैसे से अपना पैसा बनाते हैं, जो मतलब कि इलीगल एक्टिविटी से अपने आप को व्यापारी समझते हैं, गलत काम करके पैसा बनाते हैं, और वो कहीं ना कहीं सिस्टम के भरोसे हैं, सिस्टम के दम पर वो पैसा बनाते हैं। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यदि योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री आएगा तो उनका इनकाउंटर हो जाएगा। तो इसके भय से क्या वो अपना अपने आप की सुरक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं वो कुछ बड़ा कांड तो नहीं कर सकते वोटर के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ में? तो क्या ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सेंट्रल फोर्स का यहाँ आना इलेक्शन से ठीक पहले, ठीक मतलब एकदम पहले नहीं, बहुत पहले,
इलेक्शन का डेट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, तारीख डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, कितने चरण में इलेक्शन होगा इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, कैंडिडेट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। लेकिन तब भी 1 मार्च से इस प्रकार का चीजें होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन इस बार पूरी तरह से जो है डेमोक्रेटिक तरीके से जो है चुनाव कराने के प्रयास में। तो क्या 2011 में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ था? चुनाव हुआ था, बिल्कुल हुआ था। लेकिन इस बीच में जो कालखंड गया 2011 से लेकर 2026 के बीच का जो कालखंड है, बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन वाला देखने को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है इसको लेकर आवाज उठाता आया है, और कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं को यह एक यकीन है कि सेंट्रल फोर्स के आने से भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान आएगा। लेकिन आम जन की बात करें, जन मतलब कि जनता की बात करें, तो उनके मन की बात क्या है? क्या वो टीएमसी के साथ में है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है? युवाओं को 1500 रुपए मिलना महीने का, क्या यह उनके जो हक की बात है? क्या चाकरी की नौकरी की जो है बातें इससे बंद हो जाएगी? क्या महिलाओं को जो 1500 रुपये महिला को जो मिलता है महीने का, क्या वो उनका वोट कन्वर्ट कर पाएगी? ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सवाल है। इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो, क्योंकि जिनके घर में लगभग 3000 6000 रुपये आता है, 3000 6000 कैसे? यदि युवा लड़का है तो 1500, उसकी बहन हुई तो 1500, 3000 माता जी हुई तो उनको भी 1500। ऐसे में एक परिवार में यदि 4500 रुपये आता है, और यदि पिताजी भी गलती से बेरोजगार निकल गए तो 6000 रुपये घर में आता है, तो 6000 एक बहुत बड़ा रकम होता है एक आम परिवार के लिए। 4 वोट जो है उनका कंफर्म हो जाता है ऐसे में। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इससे निकलना ममता बनर्जी का यह स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं हिला के रख देता है भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च के जो बड़े बड़े नेता है। खैर, यह चुनाव है, यह राजनीति है। आखिरी समय पर कुछ न कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि लोग जो है बदल जाते हैं, वोटर का इरादा बदल जाता है। खैर, इस पे अब वक्त बताएगा कि किसका किधर पलड़ा भारी होगा।